हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्सेट 11 को कैसे क्लियर करें। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का यही रहता है, क्या मैम सिलेक्शन होगा। बहुत डाउट में रहते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या हम नॉर्सेट 11 को निकाल पाएंगे। जिस तरह से हमने इस बार का पेपर पैटर्न देखा है, हमें बहुत डर लग रहा है। तो आपके इस डर को खत्म करने के लिए, आपके इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये वीडियो लेकर आई हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो वो सही है या नहीं है। क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हो या अभी से आप ट्रैक जो है वो भटक चुके हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग टू क्रैक द नॉर्सेट 11 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। किसी बार में हम नॉर्सेट को पार कर जाए, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी बात मैं करूंगी अभी तक के सारे एम्स के पेपर को देखने के बाद। ये हमने शेड्यूल बनाया है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। नॉर्सेट 11 यानी नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं। आपको पता है नॉर्सेट का पेपर कैसे आता है। सबको पता है नॉर्सेट का पेपर करने के लिए आपको 2 स्टेजेस में पेपर क्रिएट किया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो आपका प्रीलिम्स के नाम से होता है, नॉर्सेट प्रीलिम्स के नाम से ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। और जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन है, ये आपका नॉर्सेट मेंस का एग्जामिनेशन होता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ तो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस तो नर्सिंग के होते हैं, बट 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग का होता है। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए नॉन नर्सिंग पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसपे हम अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा, तो क्या हम मेंस में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ नर्सिंग के साथ साथ 20 मार्क्स का नॉन नर्सिंग है, जिसपे हमें ध्यान देना होता है, तभी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि नर्सिंग में जितना आप पढ़ते हो उतना ही नर्सिंग का हर एक बच्चा पढ़ता है। तो अगर 20 में अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो हमारे प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 160 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 160 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये 160 क्वेश्चंस पूरे नर्सिंग के ही होते हैं, यहाँ कोई नॉन नर्सिंग नहीं आता। यहाँ कोई नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। नॉलेज अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैम ये सब करे कैसे, इन सबको करे कैसे? ये तो हमें पता है कि पेपर क्या आता है, कितने पैटर्न में प्रीलिम्स और मेंस में होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग कहाँ आता है, नॉन नर्सिंग कहाँ आता है, ये सब पता है। बट कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या अब इस टाइम ड्यूरेशन में सिलेक्शन हो सकता है? यस, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है तो। अगर आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया तो हो सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो आपको 2 महीने में क्रैक करना, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता नर्सिंग का। लेकिन अगर आपने पहले से ही सब्जेक्ट की नॉलेज है, पढ़ाई की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चंस भी देखा हुआ है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूंगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। सिर्फ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये 4 पार्ट को सुन लोगे तो शायद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हम भी सही डायरेक्शन, सही अप्रोच के साथ पढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारी मेहनत तो होती है, हम मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन हम सही टॉपिक पे, सही सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत नहीं करते। इसी वजह से कहीं ना कहीं हम रैंक में चूक जाते हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी रैंक इतना ज्यादा होता है कि अपने मनपसंद का एम्स नहीं मिल पाता, या कभी कभी लिस्ट में नाम भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सबसे पार्ट 1 में है, फाउंडेशन को बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और नॉर्सेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर नर्सिंग का फाउंडेशन बिल्ड नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपके 5 से 6 मेन सब्जेक्ट है। 1, 2 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब सब में मैंने नर्सिंग लगाया है। अभी क्या हो रहा है कि हम डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं कि हम क्यों ना डॉक्टर बन जाए। हम इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं, या फिर हमें फेथ ही, भरोसा ही नहीं होता कि जो हमने पढ़ा है सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए लाइफ में मेंटोर्स का होना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, हम इतना पढ़ रहे हैं वो सही है। क्योंकि बच्चा यही कहता है कि बस एक किताब बता दो जिसे पढ़कर ये है वो कि सिलेक्शन हो जाए।
तो देखो ऐसी कोई एक किताब नहीं बनी जिसे आपको पकड़ा दिया जाए कि पढ़ लो और सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो, आपके पास जो कंटेंट है, आप जो गाइडेंस ले रहे हो वो आपके पास इनफ है। लेकिन आप क्या करते हो, एक बार पढ़कर फिर दूसरे सोर्स की तरफ चले जाते हो, फिर उसी सब्जेक्ट को तीसरे सोर्स से पढ़ते हो, उसी को फिर चौथे सोर्स से देखते हो, 5 जगह हाथ पैर मारने की वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट बनना चाहिए ना, जो बना हुआ है ना, वो भी बिगड़ जाता है और ये आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को बोल्ड करना इस टाइम पे जरूरी है, ना कि भटकाना, ना कि बने बनाए कॉन्सेप्ट को बिगाड़ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीजें हैं, यहाँ पे ये मिल रहा है, इंस्टाग्राम पे ये चीजें मिल रही हैं, फेसबुक पे ये मिल रहा है, यूट्यूब पे ये मिल रहा है, वहां वो फ्री मिल रहा है, वहां पे ये कंटेंट, और बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो जो सही ट्रैक पे लगा रहा है ना, जो उसने कॉन्सेप्ट बनाया है ना, वो भी भूल जाता है। 10 जगह से पढ़ने के चक्कर में एग्जाम में जब वो बैठता है तो उसे एक भी पॉइंट याद नहीं आता कि एक्चुअल में मैंने पढ़ा कहां से था और क्या था। तो जरूरी है कि आप एक सोर्स जहां से पढ़ रहे हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, जैसे भी आप नोट्स बना रहे हो, उस पर स्टिक हो जाओ, उसकी प्रैक्टिस बार बार करो। आप सारे टॉपर्स या जितने भी बच्चे सुनते हैं या जिन्होंने भी टॉप किया, पढ़ाई की है, उनसे एक ही चीज सुनोगे कि भाई हम फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में नहीं कर पाए या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए क्योंकि हमने ये गलती की, क्योंकि हमने वो गलती की। समझ में आ रहा है? उन्होंने रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाई। तो एक चीज आपको करना है, आपको इन मेन सब्जेक्ट की थ्योरी को क्लियर करना है और इन थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, किताब नहीं बनानी है भाई। कुछ लोग क्या सोचते हैं, सब कुछ हम अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर तो आपके पास किताब है ही, किताब उठाओ और पढ़ने लग जाओ। सब कुछ नहीं लिखते हैं। हम अपने फंडामेंटल, MSN, OBG, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग, कम्युनिटी में वही चीज लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो हम भूल रहे होते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ना कि हम पूरा पूरा डेफिनेशन, पूरा पूरा उसका ट्रीटमेंट, पूरा पूरा सब कुछ लिखने बैठ जाते हैं। पूरा ऐसी किताब बना देते हैं कि जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो उस नोटबुक को पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो हमेशा नोट्स जो होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, पॉइंट्स में होने चाहिए, ठीक है, इमेजेस होना चाहिए जहां पे भी बन सकता है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां बन ही नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते, पॉइंट्स में होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, डायग्राम्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब इंटरेस्टिंग वे में आपके नोट्स होने चाहिए। जब आप रिवीजन करो तो एक बार में आपके माइंड में फिट हो जाए, और जब आप लेक्चर सुन रहे हो या अपने आप नोट्स बना रहे हो सेल्फ स्टडी से भी, तो नोट्स थोड़ा अच्छा बनाओ, पूरा हर चीज मत लिखो, इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह से इन सारे सब्जेक्ट की थ्योरी को कवर करो। और एक चीज और, जब हम सब्जेक्ट की थ्योरी कवर करने लग जाते हैं तो हम इतने लीन हो जाते हैं कि 5-6 महीने तक हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि एग्जाम MCQ बेस्ड होने वाला है। और जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले दिन, जिस दिन से आप अपना फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर रहे हो, नर्सिंग करने के बाद ही तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, तो इतना तो आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है ही। आप दोबारा ही तो पढ़ रहे हो, एकेडमिक एग्जाम में तो आपने एग्जाम दिया ही है, तो दोबारा आप कंपटीशन वे से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लेकिन डेली 8 से 10 घंटे आप नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, 8 से 10 घंटे आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप 2 घंटे 4 घंटे जो भी लेक्चर्स देख रहे हो उससे नोट्स बनाओगे। इसके साथ साथ 2-3 घंटे का टाइम आपको डेली MCQ प्रैक्टिस के लिए निकालना है, क्योंकि ये एग्जाम MCQ प्रैक्टिस बेस्ड ही होने वाला है। और इस पॉइंट को जितने जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बाद में देख लेंगे। समझने के साथ साथ नोटबुक में लिखना है। उससे क्या होता है, जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें एकदम चीजें वैसे ही याद आ जाती। तो पहला पार्ट यही है कि अपने फाउंडेशन को कैसे स्ट्रांग करें, डेली का शेड्यूल बनाएं। इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, इन सब्जेक्ट के लिए आप अपना डेली का शेड्यूल बनाओ, डेली का टाइम टेबल बनाओ। उस टाइम टेबल में आप 8 से 10 घंटे का बना लो, या आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6 से 8 घंटे का बनाओ, या जितना भी टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हो। अभी तक 4-5 घंटे दे रहे हो तो एकदम से 12 घंटे नहीं हो पाएगा, तो 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करना है। एकदम से करने से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक दिन तो हमने 12 घंटे का बनाया, फिर 2 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ऐसा भी शेड्यूल मत बना लेना हार्ड एंड फास्ट कि आप फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको ऐसा टाइम बनाना है जिसमें 2-3 घंटे आपने थ्योरी पढ़ लिया, फिर 1 घंटे आपने MCQ निकाल लिया, फिर आपने थ्योरी को रिवाइज कर लिया। इस तरह से नोट्स बनाओगे तो एक चीज से मन भी ऐसा नहीं करेगा कि यार पूरे दिन तो एक ही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत होती जाएगी। तो पार्ट 1 ये था। अब पार्ट 2 क्या है?
पार्ट 2 में जब हमारा फाउंडेशन, मान लो ये सारे सब्जेक्ट पार्ट 1 में नहीं हो पाए, आपने पार्ट 1 में फंडामेंटल और एमएसएन को कंप्लीट कर दिया, बट ओबीजी पीडियाट्रिक्स नहीं हो पाया, मान लो कम्युनिटी और ये नहीं हो पाया, तो जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स रह गए हैं तो उन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पार्ट 2 में कवर करोगे। समझ में आ रहा है? पार्ट 2 में कवर योर रिमेनिंग सब्जेक्ट, यानी जो माइनर सब्जेक्ट है उसको भी देखना है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो आप नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को देखोगे। मेन सब्जेक्ट मैंने पहले लिखा है, ये तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं उन माइनर सब्जेक्ट को भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखो, उसमें जो टॉपिक्स आए उसे अच्छे से कवर कर लो। सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर एक सब्जेक्ट के, आपको सेकेंड पार्ट में ये भी चेक करना है कि मेरी नोटबुक में मैंने ओबीजी पढ़ा है, फंडा पढ़ा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ा है, साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ा है, कम्युनिटी पढ़ा है, क्या मेरे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं? क्या इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मेरी कमांड अच्छी है या नहीं है? मेरी कमांड अच्छी है या नहीं है? कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो मैं मिस कर रहा हूं या मुझे याद नहीं है, या फिर ईसीजी, जैसे मान एक एग्जांपल दे रही हूं, ईसीजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या ईसीजी में ऐसा तो कुछ नहीं है, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, कौन सा वेव, ये याद नहीं हो रहा है? तो यहाँ हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेक करना है कि वो आपके टिप्स पे है या नहीं है, अच्छे से आपको याद है या नहीं है। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या किया, माइनर सब्जेक्ट को सेकेंड पार्ट में कवर किया, और आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई, और अपने सारे सब्जेक्ट को ओवरव्यू किया कि सारी चीजें टिप्स पे हैं, आपको याद है या नहीं है। और इसके साथ साथ इंटेंस एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट का फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है। अब छोटे माइनर सब्जेक्ट रह गए जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बस एक बार रीचेक करना है, रिकॉल करना है, यानी एक तरह से रिवीजन है कि वो सारे टॉपिक्स आपके नोट्स में ऑलरेडी है, बट आप एक बार रीचेक कर रहे हो कि आप रिकॉल मींस याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा पार्ट 2 में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस, यानी 15 से 20,000, ज्यादा से ज्यादा में बच्चे पूछते हैं मैम कितने करें, 1,000, 2,000, 15 से 20,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है आपको। यानी आप देख लो आप कितनी बार कर रहे हो। एक बार एमसीक्यू की जो भी गाइड आप सॉल्व कर रहे हो उसे एक बार करने से कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ किताब का 20 से 30% सीख पाओगे, या मैं कह रही हूं उससे भी कम। जब हम सेकेंड रीडिंग देते हैं या थर्ड रीडिंग देते हैं तब हम उसे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं, तब हम उस किताब का 50% तक सीख पाते हैं। तो इस तरह से एक एमसीक्यू प्रैक्टिस की बुक को एक बार करने में, फर्स्ट टाइम करने में जरूर ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए एक बार स्टार्ट तो करो, अभी से करो, एग्जाम टाइम तक देखना 2, 3, 4 बार आप उस किताब को कर चुके होगे और उस किताब की मैक्सिमम चीजें आपको याद होंगी। तो यहां मैं ये आप सबके पास जो भी गाइड है वो बेस्ट है। नर्सिंग में सारी किताब अच्छी है, सारी एमसीक्यू की बुक अच्छी है, सब में एक ही चीज, वही टॉपिक, उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जाता है। तो इन चीज के भटकाव में मत रहो कि ये किताब से वो टॉप कर गया, किसी किताब से टॉप नहीं करते। जो प्रैक्टिस, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ ना, उनको करने से चीजें होती हैं। प्रैक्टिस तो आप किसी भी किताब से कर सकते हो, और आप सबको पता है मार्केट में कौन सी किताब चल रही है जिनकी प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो 15 से 20,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो अपने। इससे क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। आप कहते हो ना मैम नेगेटिव कैसे कंट्रोल करें? नेगेटिव एक दिन में कंट्रोल नहीं होता। नेगेटिव कंट्रोल का तरीका मैंने बता दिया। पहले दिन से एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, यहाँ पे इंटेंस एमसीक्यू की प्रैक्टिस में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब आप जब क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपके क्वेश्चंस थोड़े कम गलत होंगे। लर्न द शॉर्टकट। और जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो वहां से हम बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं, वहां से हम बहुत सारे ऐसी चीजें सीखते हैं कि हाँ यहाँ ऐसी गलती सिली मिस्टेक होता है, तो ये चीज नहीं करना, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, लेंथी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारी टेक्निक सीखते हैं। ठीक है, तो ये आप करोगे तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीख पाओगे और एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की। यस, आप यहाँ सेकेंड पार्ट में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। वहां तो आपका फाउंडेशन ही बिल्ड नहीं हुआ तो आप क्या ही करोगे, लेकिन यहाँ पार्ट 2 में आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। मैं ये कह रही हूँ वीक में 2 या 3 टेस्ट दे दो, 2 to 3 मॉक टेस्ट वीकली। और वीकली 3 भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 2 कर लो, 2 नहीं कर पा रहे तो यार 1 मॉक टेस्ट तो दे ही दो।
बट 2 to 3 यहाँ पार्ट 2 में, क्योंकि आपके मेजर सब्जेक्ट हो चुके हैं, माइनर आप कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हो, इसके साथ साथ आप इंटेंस एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो डेली आप मतलब हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट देने में कोई वो नहीं है, आप आराम से 2 से 3 मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो वीकली। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट में आपने क्वेश्चंस लगाए हैं उसमें जो गलती हो रही है उसको एक मिस्टेक नोटबुक के नाम से बनाना है, अपनी गलती को लिखना है और देखना है कि मैं किस टॉपिक में गलती कर रहा हूं। कहीं ये वो टॉपिक तो नहीं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं वो सब्जेक्ट तो नहीं जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है, या फिर मेरा कहीं वो वीक सब्जेक्ट तो नहीं है। क्यों मेरे साइकेट्रिक के क्वेश्चंस ही गलत होते हैं, क्यों मेरे ओबीजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं? क्योंकि मुझे शायद ओबीजी बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं साइकेट्रिक के क्वेश्चंस मुझे नहीं आती, साइकेट्रिक मुझसे नहीं हो पाते क्वेश्चंस। हो सकता है किसी का कोई स्ट्रांग सब्जेक्ट हो, किसी का कोई वीक सब्जेक्ट हो, तो आप उस पर काम करोगे तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। जब तक आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी तब तक आप कैसे करोगे उस पर काम? सीधा एग्जाम में जाके वो गलती करोगे। तो ये गलती यहां करो, उसे लिखो, उस पर काम करो। तो ये था पार्ट 2 जिससे आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है, क्योंकि 4 पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम रिवीजन और मॉक टेस्ट करते हैं, यानी अब हम नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट को पढ़कर अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, हमने इंटेंस एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, हमने मॉक टेस्ट भी वीकली दिया। अब इस थर्ड पार्ट में हमने जो भी नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। हमने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को हम रिवाइज करेंगे और हम मॉक टेस्ट अब डेली देना स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। पहले हमारे पास थ्योरी का लोड था, एमसीक्यू बहुत ज्यादा करना था। अब एमसीक्यू की गाइड 3-4 बार हो चुकी है, हमारे नर्सिंग के नोट्स बन चुके हैं, सब्जेक्ट बन चुके हैं। अब हम रिवीजन कर रहे हैं उन नोट्स का और हम डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अब उस मॉक टेस्ट में उतनी गलती नहीं होगी जितनी पहले होती थी। अब इस वाले मॉक टेस्ट में आपकी गलती कम हो जाएगी। तो आपकी नोटबुक में आप देखोगे अरे ये सारे टॉपिक्स तो मैंने पहले से किए हुए, ठीक है, आपकी ज्यादा गलती नहीं होने वाली है, यानी आपके सिली मिस्टेक कम हो जाएंगे, आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, जब हम रिवीजन करते हैं नोट्स का या डेली हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट सीरीज जो भी है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे इस पार्ट 3 में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है हमारे अंदर, या इस पार्ट 3 का गोल क्या है, जिससे हम अपनी स्पीड को अच्छा कर पाए। क्योंकि एग्जाम में बैठकर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है वो क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते, वो सेक्शन क्लोज हो जाता है, दूसरे सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। उस सेक्शन के क्वेश्चंस को बार बार पढ़कर अच्छे क्वेश्चंस को निकाल पाए, उसके लिए हमें अपनी स्पीड को अच्छा बनाना होगा। तो इससे आपकी स्पीड अच्छी होगी और दूसरा आप सिली मिस्टेक से भी बचोगे, क्योंकि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गलतियां ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। आपको क्वेश्चन रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंड करने का बढ़िया तरीका आ जाएगा। तो ये पार्ट 3 आपको पूरी तरह से और मजबूत बनाता है, ठीक है। डेली जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट करेंगे उसे हम एनालाइज करेंगे। 100 दिया, 150 का टेस्ट दिया, जो भी है उसे हमने एनालाइज किया। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएशन, अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारी मिस्टेक नोटबुक तो है ही जो हमने पहले बनाया था, उसमें हम अपनी गलती को दोबारा लिखेंगे और उस मिस्टेक को रिवाइज करेंगे। मिस्टेक को लिखने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा कि जो हमने गलती की वो कौन से टॉपिक में की, क्यों की, क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, क्या हम इस टॉपिक में ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहां तक इसमें मेरे पास नॉलेज नहीं है जो इस क्वेश्चन ने डिमांड किया। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है, मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और उसे बार बार रिवाइज करना है, जिससे अगर अगला टेस्ट दूं तो ये गलती तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, या एंडोक्राइन या जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके क्वेश्चन तो मैं दोबारा गलत नहीं करने वाला हूं, इस टॉपिक से आया तो। समझ में आ रहा है? तो पार्ट 3 से आपको पता चल गया कितनी हेल्प मिली। अब पार्ट 4 में क्या करना है? पार्ट 4 में स्टेप बाय स्टेप ही होता है। एक ही बार अगर हम सोचेंगे कि हम सब कुछ कर लें, नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने 4 पार्ट बनाए हैं कि पहले स्टेप में वो काम करो, सेकेंड स्टेप में ये काम करो, पार्ट 3 में ये काम करो, और ये है पार्ट 4। जब आप ये पार्ट 1, 2, 3 अच्छे से कर लोगे तब आएगा द फाइनल रिवीजन राउंड बिफोर 30 डेज ऑफ एग्जाम। लास्ट के 30 दिन बचे हैं अब मैम। अब इस पार्ट 4 में हम वो सारी चीजें कर चुके हैं जो आपने बताया था, तो अब हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। अब हमारा फाइनल रिवीजन राउंड चल रहा है। इस फाइनल रिवीजन राउंड में हमें अपने नोट्स की भी प्रैक्टिस करनी है, इसके साथ साथ पीवाईक्यू,
जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए हैं, अब हमारा फाउंडेशन और सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट, टेबल, फ्लो चार्ट, जो भी हमारे डायग्राम्स नोटबुक में जो भी चीजें हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी गलती को देखेंगे, एग्जाम में जाने से पहले अपनी मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से छाप कर जाना, उन सारे टॉपिक्स को रिकॉल करके जाना कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे टेस्ट देकर बहुत सारी गलती करके ये चीजें तो सीख चुका हूं कि ये गलती दोबारा नहीं। अगर मैं हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया या इन सब में, ईसीजी चेंजेस में या किसी भी टॉपिक में मैंने गलती की, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो वो गलती तो नहीं होगी। ठीक है। और वीक टॉपिक का रिवीजन, और कोई ऐसा टॉपिक है, सबके अपने अपने टॉपिक्स होते हैं कि भाई किसी को पीडियाट्रिक नहीं आता, किसी को साइकेट्रिक नहीं आता, किसी को ओबीजी नहीं आता, तो कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट जिसको लग रहा है कि यार इतने सारे टेस्ट में ना क्यों मेरे इसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यानी ये वीक सब्जेक्ट है आपका और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो उन टॉपिक को रिवाइज जरूर करना इस 30 दिन में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे मान लो आप सीजोफ्रेनिया के क्वेश्चन बार बार गलत कर रहे हो, बट आपको पता है कि डेफिनेटली सीजोफ्रेनिया का क्वेश्चन तो एग्जाम में भाई आता ही आता है, किसी ना किसी तरीके से दे ही देता है वो, या साइकेट्री के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो आप उन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा लास्ट टाइम पे रिवाइज करोगे। टॉपिक रिवीजन, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट चार्ट्स, टेबल, मिस्टेक नोटबुक, इन सब का रिवीजन करना होता है। तो पार्ट 4 में इस तरह से हम लास्ट के 30 डेज में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैम चारों पार्ट हमें पता चल गया, मूल मंत्र बताओ क्या है। आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा, यस होगा, लेकिन इन 4 पार्ट में बताई गई चीजों को अगर आपने टाइमली, कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूटी के साथ फॉलो किया, तो अगर इन चारों को ओवरबर्डन कर लोगे, स्ट्रेस में चले जाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अब इस 4 पार्ट को करने में किसी बच्चे को 6 महीने का टाइम भी लग सकता है, कोई 5 महीने में भी इसको कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इन सब्जेक्ट की पहले से कितनी अच्छी नॉलेज है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या आप ज्यादा वीडियोस देखकर सॉल्व कर रहे हो, या सेल्फ स्टडी से नोट्स बना रहे हो, या फिर कोचिंग से कर रहे हो, या जैसे भी कर रहे हो, समझ में आ रहा है। लेकिन आप इसे कितने ड्यूरेशन में इन चीजों को कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए इतनी चीजें तो जरूरी है ही है। समझ में आ रहा है। मूल मंत्र भी यही कहता है कि अपने नर्सिंग के कॉन्सेप्ट को भाई स्ट्रॉन्ग करो, उसे बिना किए क्वेश्चंस नहीं हो सकते। डेली की एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और मल्टीपल रिवीजन दो उन सब्जेक्ट को, क्योंकि एक बार पढ़ने से सारी चीजें याद नहीं होती हैं, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल्स की चीजें बहुत जरूरी है। इस बार के पेपर को देखकर ये तो आपको पता चल गया होगा कि क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नर्सिंग सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो भी प्रोसीजर्स हो रहा है, जो भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो भी हम हॉस्पिटल में बेड साइड काम कर रहे हैं, उन बेड साइड की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और उन सब की अंडरस्टैंडिंग तभी अच्छी होगी जब आपके नर्सिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आपको ये पता रहेगा कि एक्चुअल में अगर कोई पेशेंट जो है आपके सामने न्यूरो का आता है, कार्डियो का आता है, रीनल का आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, अलग अलग है, क्या है प्रायोरिटी क्या है। यानी आपको क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। वो तभी होता है जब आपके सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, उसी बेस्ड आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ओबीजी में हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कोई पीपीएच का पेशेंट आ जाएगा, हमारे सामने कोई प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट आ जाएगा, तो हम उसे नहीं कर पाएंगे, हम अच्छे से उसे देख पाएंगे, हम प्रायोरिटी समझ पाएंगे। क्यों समझ पाते हैं, क्यों हम बता पाते कि हाँ क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें उस टॉपिक की अच्छी नॉलेज है। और हमें जब टॉपिक की अच्छी नॉलेज होगी तो हमारी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। हम उस सिचुएशन में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वहां खड़े हो जाए तो हम उस पेशेंट की जान कैसे बचाएंगे, हम वहां प्रायोरिटी में क्या काम करेंगे, वो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। समझ रहे हो। तो इस चीज के पीछे मत भागो कि मैम अब तो जो एम्स है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता, ऐसे क्वेश्चन देता है। भाई इनडायरेक्ट क्वेश्चन को करने के लिए भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना तो जरूरी है ना। ये नहीं करोगे तो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चंस, एनक्लेस बेस्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन वो क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपके नर्सिंग के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, फाउंडेशन बिल्ड होगा।
तभी मैंने बोला था वो सारी चीजें करनी है, इसकी नॉलेज हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से। समझ रहे हो? स्पीड भी अच्छी होगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, और एक्यूरेसी अच्छी होगी तो नेगेटिव कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। तो कहते हो कि मैम नेगेटिव कंट्रोल कैसे करें? नेगेटिव कंट्रोल आप कैसे कर सकते हो मैंने बता दिया। आपकी एक्यूरेसी तभी अच्छी होती है जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते हो। करके देखना, इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे होगा? अभी इतनी देर से मैं यही तो बता रही थी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है तो वही मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बीच में ब्रेक नहीं लेना, कंटिन्यूटी से कंसिस्टेंटली इसकी प्रैक्टिस करनी, टाइम टेबल अच्छा बनाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, एक्टिवली काम करना है, मोटिवेट होके काम करना है। मोटिवेशन चाहिए तो भाई बड़ा सा एम्स लगाओ ना, कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा एम्स है, एम्स की फोटो लगा लो। एम्स लिखने से भी काम नहीं चल रहा है तो एम्स की फोटो लगाओ, नर्सिंग ऑफिसर की फोटो लगाओ वहां पे अपने ड्रेस में, कि मुझे उस एम्स के अंदर इस ड्रेस के साथ बैठना है। समझ में आ रहा है? वो है मोटिवेशन। तो फुल्ली मोटिवेट होके डेली उठो, तो उस मोटिवेशन और जोश के साथ उठो, और जब रात में सो तो ये सोचो कि मैंने आज का दिन बहुत अच्छा और बहुत प्रोडक्टिव निकाला है। गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आज तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। ये गिल्ट अगर डेली होने लग गया तो सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन रात में सोने से पहले पूरे दिन को याद करो, रिकॉल करो कि आज का दिन आपका कितना प्रोडक्टिव निकला है, आज के दिन में आपने कितनी सारी चीजें पढ़ी और आपको याद है। तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एक ही दिन में पूरी किताब नहीं याद कर सकते, लेकिन जो टॉपिक लिया है उसको रात में रिकॉल करो। यस, आज ये सारी चीजें मुझे याद हुई, मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे होगा? वही थ्योरी, वही एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, यही है आपका मूल मंत्र, यही है, यही सब बच्चे करते हैं। क्या टॉपर्स कुछ अलग से करता है, कुछ नया लाता है? वही चीजें करता है, उसी की प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूटी के साथ करता है, कंसिस्टेंटली करता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन करता है और 4 दिन फ्लैट एकदम सो गया। समझ में आ रहा है? तो यही प्रैक्टिस आपको भी करना है, और लास्ट में भरोसा रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ कि आप इसे कर सकते हो। एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी नॉर्सेट की जैसे एग्जाम को निकाल सकता है, जीएनएम वाला स्टूडेंट भी एम्स नॉर्सेट के एग्जाम को निकाल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चे ने एम्स नॉर्सेट को जीएनएम के साथ अच्छी रैंक के साथ निकाला हुआ है। इतने सारे मोटिवेशन है आपके सामने। समझ में आ रहा है? तो आप भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अपने आप को कभी भी किसी से कम मत सोचो। सभी मेहनत करते, किसी को नर्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता, सबने एडमिशन लिया, सबने पढ़ाई की, सबने सब्जेक्ट को जाना, सबने उस सब पे मेहनत किया, फिर आगे बढ़े। सबके पास नॉलेज है। समझ में आ रहा है? तो आपको भी नॉलेज अगर लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, और मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट आएगा। कोई नहीं रोक सकता आपके रिजल्ट। ठीक है? तो आई थॉट आपको पता चल गया होगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, और किस तरीके से आपको नॉर्सेट के एग्जाम के लिए अप्रोच करना है। राइट डायरेक्शन में चल रहा है, इधर उधर नहीं भटकना है, फालतू की चीजों में नहीं फंसना है, और बहुत सारे नोट्स बल्कि नहीं बनाने, एक जगह से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ। भरोसा रखना है, फेथ रखना है, थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मेहनत होगी। ठीक है? कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारे टॉपिक की नॉलेज होती है, क्वेश्चंस हम निकालते हैं, वो निकल रहे होते हैं, तो हम अपने आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं। लेकिन अगर लास्ट के टाइम तक हम क्वेश्चन उठाएंगे नहीं और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आ ही नहीं रहा होगा, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस वहीं लो हो जाता है। नॉलेज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर सकते। एक पीएचडी एमएससी वाला बच्चा भी नॉर्सेट क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है भाई। वो एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल किया है ना, उसे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज तो नहीं है। तो एमएससी नर्सिंग, ये मत सोचो कि एमएससी नर्सिंग में बैठ रहा है तो नॉर्सेट क्वालिफाई कर जाएगा। उसने एमएससी नर्सिंग एक सब्जेक्ट से किया है, सारे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, बट आप उनसे बेस्ट हो क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। यहाँ सारे सब्जेक्ट पे मास्टरी होनी चाहिए, मास्टरी नहीं होनी चाहिए बट अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हो कि आपको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट पे ना मैं एकदम डिग्री हासिल कर लूं। आपको हर सब्जेक्ट की डिग्री नहीं लेनी है, आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नॉर्सेट की डिमांड को समझना है कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट करने जा रहे हो, एज अ नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी देने जा रहे हो, आप वहां डॉक्टर बनने नहीं जा रहे हो। तो आपको प्रायोरिटी समझना है, उस पोर्शन को समझना है, अपना काम समझना है, अपने प्रैक्टिकल क्लिनिकल और सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस को समझना है।
ठीक है, तो इन सब पे काम करो, जितना मैंने बताया है आपकी बहुत अच्छी रैंक हो आएगी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ में हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दिया जा रहा है, बट आपको उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लासेस ले रहे हो ना तो अपने लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर से ज़रूर टाइम निकालना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें ही बच्चे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में स्पीड नहीं होती, एक्यूरेसी नहीं होती और सिलेक्शन भी नहीं होती। आई थॉट आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।